साई राम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम अपनी क्लास में रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखा हुआ पाठ नमक पढ़े को जानेंगे। ठीक है, तो पाठ पढ़ने से पहले हम लेखिका के बारे में जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि जब लेखिका या लेखक के बारे में थोड़ा सा एक विचार, एक कल्पना मन में बन जाती है, तब पाठ का जो सार है, पाठ का जो भाव है, वो अच्छे से ग्रहण हम कर पाते हैं। ठीक है, तो लेखिका के बारे में जानेंगे, आरंभ करेंगे। ठीक है, ओके। आस्था, आर यू रेडी? आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस मैम। अच्छा, सभी बच्चे अपने पास किताब रखेंगे और कठिन शब्दों को आप अभी इंगित करते चलिए, निशान लगा लीजिए, और जहां हम रुकेंगे वहां आप हमसे शब्दों की चर्चा करेंगे। ओके, स्टार्ट कीजिए। आस्था, लेखिका के बारे में पढ़ना है ना? पहले लेखिका के बारे में। यस, रजिया सज्जाद जहीर, जन्म 15 फरवरी सन 1917, अजमेर राजस्थान। प्रमुख रचनाएं दर गुलाब सम्मान, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। निधन 18 दिसंबर सन 1979। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। रजिया सज्जाद जहीर की कहानी। यहाँ पे देखिएगा, देखिए शब्द आया, आपको नया शब्द मिला, लिप्यांतरित। ठीक है, अभी तक आपने जाना है, आप जानते हैं अनुवादित, ट्रांसलेट हुई है, अनुवादित हुई है। नया शब्द क्या मिला आपको? लिपि में परिवर्तन करना, लिप्यांतरित। ठीक है, तो देवनागरी से उनकी कुछ कहानियां देवनागरी लिपि में भी लिप्यांतरित हुई है। और कोई शब्द ऐसा जिसका आप अर्थ जानना चाहते हैं? ठीक है, आई थिंक क्लियर है। और आगे का आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ बेटा। मैम, इसमें मौलिक सर्जन का मीनिंग क्या है? मैम, मौलिक सर्जन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन, पहली बात उच्चारण सही करेंगे, मौलिक सृजन। ठीक है, मौलिक माने जो, हाँ इसमें सर्जन लिखा है लेकिन मौलिक रचना, नव निर्माण। ध्यान दीजिएगा, मौलिक सृजन क्या होता है? जब हम वैसा नहीं लिखते जैसा दूसरों ने लिखा है, दूसरों से हटकर नवीन रचना प्रस्तुत करना, नवीन रचना का निर्माण करना। इज इट क्लियर टू ऑल? तो मौलिक माने सबसे हटकर नहीं। ओके, आगे पूनम आप पढ़ना चाहेंगी? यस मैम। पढ़िएगा। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव,
धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। रज़िया सज्जाद ज़हीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पूर्ण पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आज सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए जिसे ले पूनम रुकेंगे। पहली बात तो पुनर्वासित। यस मैम। क्या शब्द था वो? विस्थापित, पुनर्वासित। इससे आप सब क्लियर है? इसका भाषा मालूम है आपको? सबको पता है या नहीं पता है? विस्थापित पुनर्वासित का मतलब, जब आसान शब्दों में समझिएगा, जब भारत पाक विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब क्या समस्या आई कि बंटवारा होने पर जो रिफ्यूजीज थे, रिफ्यूजी शब्द आप समझते हैं ना, शरणार्थी, ठीक है, जो विस्थापित लोग हुए, जिनके अपने घर छूट गए और फिर वो उनका जो वतन है वो दो भागों में जब बट गया, पहले तो भारत और पाक एक ही थे, जब विभाजन हुआ लोगों को अपने अपने निवास को पुनः स्थापित करने की समस्या उत्पन्न हुई। तो पहली बात तो ये विस्थापित और पुनर्वासित, अपने स्थान से हट गए हो और फिर से कहीं रहने का प्रयास किया हो। दूसरी बात इसमें जो एक शब्द आया, जो बात आई हुई है कि इस कहानी, ये लोगों के दिलों को टटोलने वाली कहानी, किसी भी मजबूरी के कारण जब किसी को अपना घर, अपना वतन छोड़ना पड़ता है, तब उनके दिलों में क्या हलचल होती है, इन भावनाओं को उजागर करने में ये कहानी का सारांश जान रहे हैं कि सिख भी शब्द क्या है? सिख भी माने सिख में रहने वाली महिला, ठीक है। तो अभी आप कहानी और अच्छे से जानेंगे। क्या हम आपको ये समझा रहे हैं कि सिख का मतलब आप जानते हैं, सिख जाति, और बीबी जो है धर्म शब्द है, जो माँ को, माँ समान है, उनको इस संबोधन के द्वारा सूचित किया जाता है, बुलाया जाता है, ठीक है। तो आगे का कौन पढ़ेगा? Who is ready to read? Want to read? चलो, शिफा पढ़ना चाहोगे? चलो ठीक है, पढ़ो शिफा। शिफा के बाद नंदिनी। यस। शिफा बेटा, शिफा बेटा आवाज क्लियर नहीं हो रही आपकी। एक बार फिर आपके पास चलो कोई बात नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंजलि मिश्रा, आप पढ़ना चाहोगे? किताब है ठीक है, चलो नंदिनी आप पढ़ो। जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त
का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी है और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही, अप्रतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति गहरा लगाव है, कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? यस, गुड। तो संक्षेप में बता सकता है कोई इस कहानी का सार क्या होगा? इस कहानी का जो मुख्य या मूल संदेश है वो क्या होगा? यस शिफा, गुड। बता सकते हैं क्या? रफ्ता रफ्ता क्या मैम ठीक होने की बात? यस, बोले नंदिनी, कोशिश कर रहे थे आप बताने का। मैम इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम चाहे हमारे वतन से कितने भी दूर हो, हमारे दिल में हमारा वतन ही रहता है। जैसे मैम इसमें यस, ये गुड। जो कस्टम ऑफिसर है वह दिल्ली के थे, बट वो लाहौर में फंसे हुए थे। और जो रजिया की जो वो थी बीवी, क्या नाम है उनका? सिख बीवी मैम, वो लाहौर की थी, फिर भी उनका देश प्रेम ऐसा था कि उन्होंने नमक मंगवाया वहां से। और दिल्ली कस्टम ऑफिसर लाहौर में रह के भी अपने भारत में जाते हुए लोगों की भी सहायता कर रहे थे। जैसे उन्होंने उनको यस, लाहौर का नमक देने को आगे दे दी थी कि आप ले जा सकती हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि सरहदें क्या होती हैं? सरहदें यानी सरहद, बाउंड्री। बाउंड्री। यस, सरहदें बेमानी हो जाती हैं। सरहदें जमीन पर तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन दिलों में नहीं खींची जा सकती। इज इट क्लियर? सरहदों से जमीन के टुकड़े किए जा सकते हैं, सरहदों से जमीन को बांटा जा सकता है, लेकिन सरहदों से लोगों के दिलों में स्थित प्यार, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, इसको नहीं बांटा जा सकता, इसको मिटाया नहीं जा सकता। यह इस पाठ की आत्मा है, सार है, मर्म है। क्लियर? ठीक है, अब हम इस कहानी को समझेंगे। बहुत ध्यान से एक एक शब्द को पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दी नहीं है। भले हम इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन समझ के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ओके शिफा, देखिएगा अब आपकी आवाज आ रही है क्या? देखिए, कोशिश करें शिफा, बोल के देखिए। यस मैम। यस, गुड, पढ़िएगा।
सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब। वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी, आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ अभी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वह प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस ना चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दें। दोस्तों, अजीजों की ये हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया कि जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो, वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई, ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून? अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के भी होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वे ड्यूटी ना करें। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को थोड़ा सा
थोड़ा सोचिए, कहानी कैसी लग रही है पहले तो ये बताएंगे। आरंभ से ही कहानी रुचिकर है या नहीं? यस मैम। यस। कोई ऐसा शब्द है जो नहीं समझ आ रहा हो अभी? यहाँ तक कि मैम मुरोदक का मुरोग मैम मुरोदक का मोहब्बत, मतलब अपनापन, ठीक है। और अदीब माने विद्वान लोग। आखिर भाई को गुस्सा आया, थोड़ा से जो जुमिला गया वो, और बोला आप अदीब ठहरी, यानी आप होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बोला आपसे बहस कौन करे, ठीक है। और कोई शब्द क्लियर? चलिएगा आगे। शिफा आप ही कंटिन्यू करेंगे या कोई और पढ़ना चाहेगा? चलो ठीक है शिफा, पढ़ो अभी तो, फिर देखते हैं। यस मैम। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीजें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिनमें कीनू थे, और एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना ले जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुटलाने के क्या क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सब ही ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर पलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारी को कब्र की गहराई में उतार दिया। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें वह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को कब तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी
नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहां हम लोग नहीं आ सकते? उन सब के और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वे लाहौर ओके, से यहीं तक करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई बात और ना समझ में आई हो तो पूछिएगा। मैम इसमें सैयद का मतलब क्या है? सैयद, सैयद शब्द है वो, यस मैम। है ना। मुसलमान जो मतलब जैसे हिंदुओं में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वर्ग होते हैं, ऐसे ही सैयद मुसलमान होते हैं। और कौन से होते हैं? एक मिनट, मुझे याद है। सुन्नी, सिया, सुन्नी, शिफा, एम आई रॉन्ग और राइट? मैम राइट, शिया सुन्नी है ना, सैयद। यस सिया मैम। होते हैं, सुन्नी होते हैं और सैयद होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सैयद मुस्लिम्स होते हैं, ये अपने वचन के बहुत पक्के होते हैं। अपने धर्म और ईमान के लिए ये अपनी जान कुर्बान करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है। तो जो सफिया थी वो सैयद, अपने आप को सैयद कहती हैं, वो सैयद थी। अब क्योंकि उन्होंने सिख बीबी से वादा किया था और उन्होंने सिख बीबी को अपनी माँ मान लिया था, तो एक तो माँ के लिए कुछ ले जाना है और दूसरा उन्होंने वादा किया है, तो वादा खिलाफी वो नहीं कर सकती। कैसे वादा निभाएं? और कस्टम से निकलना, नमक लाना ले जाना गैर कानूनी माना जाता है। ठीक है। और हम सब लाहौरी नमक कौन सा होता है जानते हैं? हम? नहीं पता? अपन सब तो खाते हैं लाहौरी नमक। आज था लाहौरी नमक कौन सा होता है? मैम पता नहीं। अच्छा, व्रत में हम जो नमक खाते हैं ना, व्रत में कौन सा वो नमक? सेंधा नमक। ठीक सेंधा। है। हालांकि लाहौर से जो सेंधा नमक, इसीलिए भाई ने कहा था कि ये तो आपके बंटवारे में भी खूब आया है, फिर यहां से क्यों ले जा रहे हो? भारत में भी जब बंटवारा हुआ तो जो नमक है ये वो आपके हिस्से में भी आया है, तो यहां से क्यों ले जा रहे हो? लेकिन बात थी वतन की, बात थी वतन की मिट्टी की खुशबू की, तो उन्हें वहीं का नमक चाहिए था। ठीक है। तो और कोई बात? इसमें जो कठिन शब्द दिए एक बार देख लीजिएगा। उम्दा माने बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, गुड क्वालिटी। नफीस, नफीस माने इच्छा से, मन से। रुखसत, विदा होना। साडा, हमारा, है ना, साडा वतन, हमारा वतन। हिस्से बखरे माने मैं बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ। मुरब्बत, जैसा आपने पूछा, तो ये हालांकि यहाँ संकोच दिया है, लेकिन यहाँ मोहब्बत और मुरब्बत यानी प्रेम में, आत्मीयता में संकोच। ठीक है। अदीब, साहित्यकार, विद्वान, विदुषी। लबो लहजा, बोलचाल का तरीका, बोलने का अंदाज। नवाज, नवाजना, सम्मानित करना। और नमाज, दोनों में अंतर है। नमाज अदा करना यानी ऑफरिंग प्रेयर, और नवाजना यानी सुशोभित करना, अलंकृत करना, सम्मानित करना। सौगात, भेंट। अजीज, प्रिय। तो देखिए अदीब और अजीज, ठीक है। अदीब माने विद्वान, साहित्यकार, ज्ञानवान, और अजीज माने प्रिय। बाजी, दीदी को कहते हैं एक बाजी, यानी हम ना बाजी मार लेना, और एक बाजी, बाजी माने सिस्टर। ठीक है। बहन के लिए सम्मान सूचक शब्द है ये। दोहर, कपड़े को दोहरा करके सिली हुई चादर। लिहाफ, या हम जैसे रजाइयों पर जो खोल चढ़ाते हैं, कवर चढ़ाते हैं, तो डबल लेयर, डबल लेयर करके सिला हुआ एक चादर, जिसे हल्की सी सेहरन जैसी सर्दी लगने पर ओढ़ा जा सके। बहुत सर्दी लगेगी
तो नेचुरली ब्लैंकेट या रजाई हम यूज करते हैं, लेकिन ना गर्मी है ना सर्दी, हल्का सा एक सिहरन है। तो डबल लेयर जो चादर सिलकर तैयार की जाती है, किनार लगाकर, गोट लगाकर, इसे क्या कहा? दोहर। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? तो अब हम इसके बाद आगे का पढ़ेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अगली क्लास में आप पढ़कर आइएगा। जब आप पढ़कर आएंगे तो और आनंद आएगा। फिर हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर को और प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए शांति पाठ करें। ओके। शांति शांति शांति। साई राम। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।